बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, मजदूर और ओबीसी समाज के, एससी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के और तमाम हमारे साथी लोग जितने भी प्रगतिशील विचारों से संबंध रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं आज के दिन सब हमारे पूरे संगठन की तरफ से भगवान बिरसा मुंडा इनके चरणों में बलि अर्पित करते हैं। हम आज 120वीं शहीद दिवस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारी बात पूरे महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश भर के 11 राज्यों तक जा रही है। ये जो पहला मौका है कि हम इस टाइप का आयोजन कर रहे हैं लॉकडाउन वजह से। साथियों, मेरी आप सब लोगों से, जितने भी लोग हैं, सब लोगों से एक विनंती है, अपील है, सामाजिक अपील है कि अपने अपने स्तर पर इस शहीद दिवस के कार्यक्रम को आप लोग जनता तक पहुंचाए, आम आदमी तक पहुंचाए। कई आदिवासी परिवार है जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, उनके पहुंचाने की कोशिश आप लोग करेंगे। उन तक के सही बात को पहुंचाने की, इस आंदोलन को पहुंचाने की आप लोग कोशिश करेंगे, इस मिशन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं और आज अपनी बात को शुरुआत करता हूं। साथियों, 120 साल हो गए महामानव बिरसा मुंडा को शहीद हुए। 120 साल में भारत के 120 करोड़ तक भी बिरसा मुंडा जी का आंदोलन, उनकी विचारधारा और उनकी छवि को हम पहुंचा नहीं पाए, उनकी प्रतिमा को हम लोग पहुंचा नहीं पाए। 120 साल बाद भी इस देश में कौन है, ऐसा सवाल आम जनता के बीच में से आता है। आदिवासियों के बीच में से 70% आदिवासी आज बिरसा मुंडा के आंदोलन से अवगत हो गए हैं, उसको पहचानने लग गए। लेकिन भारत के 120 करोड़ जनता बिरसा मुंडा के आंदोलन को नहीं समझ पाई या उनसे परिचित नहीं हो पाई। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इतने बड़े व्यक्ति का, जिन वजह से राष्ट्र नाम की संकल्पना इस देश में आई, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, जिनके वजह से राष्ट्र नाम की संकल्पना इस देश में आई, संविधान नाम की किताब हमारे हिस्से में आई, इस देश में संविधान का निर्माण, कानून का निर्माण, ये जो बात मैं आपसे रखना चाह रहा हूं कि जिनकी वजह से इतनी बड़ी चीज इस देश में सामने आई, राष्ट्रीयता सामने आई इस देश की, और वो राष्ट्रीयता को जिस व्यक्ति के माध्यम से इस देश में सामने आया है, वो राष्ट्र में ही आदिवासी के अलावा दूसरे भाइयों तक के बिरसा मुंडा नहीं पहुंच पाए। उनको पहचानते नहीं लोग, उनकी मार्केटिंग नहीं हुई, उनके इतिहास पे बातचीत नहीं हुई और उन पर बात भी नहीं किया जाता है। उनके इतिहास पे बात नहीं हुई, उन पे बात नहीं किया जाता है। ये दोनों बातें बड़े महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज के दिन इस बात को बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अगर कोई उच्च वर्णीय क्रांतिकारी शहीद होता तो पूरा देश उसको पहचान जाता, लेकिन आदिवासी होने की वजह से बिरसा मुंडा जी की विचारधारा को रोका गया है। उनकी विचारधारा को देश के सामने लोक अभिमुख होने नहीं दिया गया है, उसको जनरलाइज नहीं होने दिया गया है। और यही कारण है कि आने वाली ये जो पीढ़ियां है, ये आज बिरसा मुंडा जी को कोई पहचानता नहीं है। इतना ही नहीं, हमने खुद ने 30 साल पहले बिरसा मुंडा जी को समझा और हमने ये काम शुरू किया। आज पूरे देश के 12 राज्यों तक के बिरसा मुंडा जी को आदिवासी जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं।
उनका नाम लेने लग गए हैं, उनका सम्मान करने लग गए हैं। लेकिन वो बात देश के बाकी वर्गों में, बाकी समाज में दिखाई नहीं देती है। इस बात का बड़ा अफसोस है। साथियों, इस देश में सबसे बड़ी घृणा वाली बात यह है कि यहाँ के महापुरुष और शहीदों के साथ भी जातिवाद किया गया है। उनको भी इस देश में अछूत रखा गया है। उनको वहां तक पहुंचाने नहीं दिया गया है, उस आम जनता तक के उनको उसका प्रेरणा बनने नहीं दिया गया। हमारा दुख यह है कि ऐसी क्या बात थी। पहला विषय हमारा यह है कि ऐसी क्या बात थी कि बिरसा मुंडा के विचारों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया इस देश में। उनके इतिहास को सामने नहीं लाया गया। क्या कारण हो सकता है? अगर आप सरल शब्दों में बाकी लोगों से पूछे तो आपको पता चलेगा या आपको सुनने में आएगा, ये तो सब तरफ वैसे ही चल रहा है, ये तो होता ही रहता है। ऐसे जनरल क्वेश्चंस सामने आते हैं। बिरसा मुंडा इस देश में मामूली पर्सनालिटी नहीं है। बिरसा मुंडा इस देश की, राष्ट्र की जो परिभाषा हुई है, बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो मेरा ऐसा दावा है, भारत आजाद नहीं होता। इसके बहुत बड़े मायने हैं। जो कलकत्ता प्रोविंस है, जो सीपीएन बरार प्रोविंस है, जो मद्रास प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस में अंग्रेजों की उतनी पहट नहीं थी जितनी कलकत्ता और सीपीएन बरार में थी। बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से 27 जगह पर अंग्रेजी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और इसका प्रभाव केवल झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड तक के नहीं रहा, कलकत्ता तक नहीं रहा, बिहार तक नहीं रहा, ये मध्य प्रांत में भी आया। इसका प्रभाव साउथ में भी हुआ, दक्षिण में भी आया इसका प्रभाव। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं जिस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ, जिस पर किसी ने बात नहीं किया। अभी जो बिरसा मुंडा जी की किताबें अवेलेबल थी, उसमें महाश्वेता देवी की किताब, उसमें सुरेंद्र सिंह की किताब और अन्य जॉन एंड्रॉफ वगैरह इन्होंने जो किताबें लिखी है वो किताब है। और पूरा जो मटेरियल है वो ब्रिटिश टाइम्स में मिलता है। चर्चेस के जो मैगजीन्स निकलते थे उन मैगजीन्स में उसका मटेरियल मिलता है और वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो अब ब्रिटेन में है। पहली बात, किसी भी महापुरुष के बारे में जो सिविलाइज सोसाइटी है, जो प्रगतिशील लोग हैं, वो लोगों ने अगर इंटरेस्ट लिया तो उस महापुरुष के बारे में पूरे देश को पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। लेकिन अगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और उन्होंने ये एक अपनी सोच का हिस्सा बनाया कि नहीं, इस विचारधारा को सामने आने नहीं देना है, इस विचारधारा को लोगों के सामने आने नहीं देना है, इवन आदिवासियों के भी सामने नहीं आने देना है, अगर ऐसा उनका एक प्रोग्राम हो जिसको आप षड्यंत्र भी बोल सकते हो, अगर ये षड्यंत्र हो तो उस पीढ़ी को भी उसका इतिहास नहीं मालूम हो पाता है। ये एक तरीके से अपरिचित पर्सनालिटी के रूप में आप लोग बिरसा मुंडा को देख रहे होते हैं आज। साथियों, बिरसा मुंडा जी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे सामने छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातें ये सबके माध्यम से आती है। उनके इतिहास, उनके पैदाइश, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया। मैंने बहुत सारी किताबें उनके बारे में रिसर्च किया। मेरे को 30 साल हो गए मैं बिरसा मुंडा पे काम कर रहा हूँ।
मैंने देखा कि सबने उनके चरित्र, उनकी कहानियां ही लिखी है। उनकी आइडियोलॉजी, उनका सिद्धांत, उनका दर्शन किसी ने नहीं लिखा। एक क्वेश्चन मेरे को आया पब्लिक में से, लोगों ने पूछा, क्या बिरसा मुंडा की मृत्यु एक विचारधारा है क्या, या उनकी विचारधारा ही उनकी मृत्यु का प्रारंभ, यानी उनके मृत्यु को आगे लाती है? उनकी मृत्यु की वजह से उनकी विचारधारा का कोई बोध होता है क्या? साथियों, ये बड़ा बड़ा सुंदर प्रश्न है। शुरुआत में हमारे सामने भी ये प्रश्न था हमारे सामने भी ये प्रश्न था कि 2500 साल से इस देश के आदिवासी जल जमीन जंगल के लिए लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोलता है। 2500 साल से पहले से अपने जंगल की, अपने जमीन की और अपने जल की सुरक्षा के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं। विश्व के जितने आदिवासी है, उन आदिवासियों में सबसे बड़ा लड़ने का, निरंतर लड़ने का जो इतिहास है, वो भारत के आदिवासियों के नाम पर है। 2500 साल लड़ने के बाद अलग अलग टप्पे में जो भारत विकसित हुआ है, अलग अलग आप लोग देखेंगे, अलग अलग पक्ष में, अलग अलग समय में जो भारत का विकास हुआ है, उस दौर में भी आदिवासी लड़ते ही रहे हैं। उनकी मांग वही रही है, जल जमीन जंगल। एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि मरने के लिए तैयार है वो, उनकी पीढ़ियां मर गई है, उनकी पीढ़ियां गुजर गई है, सालों से केवल शहीद हो रहे हैं वो एक ही विषय पर, बस जल जमीन जंगल। लड़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही। कुछ लोगों ने आदिवासियों के संघर्ष को एक नैसर्गिक उठाव ऐसा नाम दे दिया। मैंने एक सवाल पूछा था, कुछ बुद्धिजीवी बैठे थे दिल्ली में, एनसीईआरटी में मैं गया, तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि आप मेरे को बताइए कि कोई समूह, समाज या वर्ग 2500 साल से एक ही मांग को लेकर लड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, उनकी लाशें जमीन पे दफन हो रही है, उनकी पीढ़ियां कुर्बान हो रही है, तबाह हो रही है, बावजूद उसके उस लड़ाई को नहीं छोड़ रहे हैं। ये लड़ाई बिगर सिद्धांत के हो सकती है क्या? बिगर विचारधारा के हो सकती है क्या? तो सब लोग चुप हो गए। लोगों ने मार्क्सवाद को सामने रखा, गांधीवाद को सामने लगा, समाजवाद को सामने रखा, अंबेडकर, फुले अंबेडकरवाद को भी सामने रखा, हिंदुत्ववाद को भी सामने रखा। सब अपनी अपनी शैली और अपने अपने विचारों की बात वहां पे खड़े कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि आदिवासियों की विचारधारा ही नहीं थी। सबसे ज्यादा संघर्ष आदिवासियों ने किया इस देश के लिए भी, और सबसे ज्यादा कुर्बानी आदिवासियों ने दी। मरने वाले भी सबसे ज्यादा वही लोग थे। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। अगर 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है, तो उनकी कोई विचारधारा होगी कि नहीं होगी? 70% लड़ाई लड़ने वाले लोगों की अगर विचारधारा नहीं है, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन करता है, तो बहुत अफसोस होता है। अपनी जान कुर्बान करना, अपने आप को तोप के सामने खड़ा कर देना,
अपने आप को फांसी देने के लिए आह्वान करना कि आइए मेरे को फांसी दीजिए। इसके पीछे कौन सी सोच थी? इसके पीछे बिगड़ सोच के आदमी कुर्बान होने के लिए तैयार कैसे होता है? 21 साल की उम्र से 24 साल की उम्र के बीच का जो कार्यकाल बिरसा मुंडा जी का देखे, 24 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे खड़े रहने के लिए हंसते हंसते समाज के लिए तैयार हो जाना, ये बिगड़ सिद्धांत के हो सकता है क्या? केवल भावनाएं नहीं थी इसमें, इसके पीछे एक विचारधारा थी, इसके पीछे एक दर्शन था, एक आइडियोलॉजी थी। वो आइडियोलॉजी पर बात नहीं करते। साथियों, कहानी और इतिहास ये अलग चीज होती है, लेकिन क्रांतिकारियों की कहानी और इतिहास नहीं होता, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। उनके इतिहास से और कहानियों से बड़ी चीज होती है उनका विचारधारा, उनका दर्शन, उनके लड़ने का सिद्धांत, उनके जीने का सिद्धांत और उनके मरने का सिद्धांत। ये बड़ी चीज है। फिर हमने इस बात का संशोधन किया, इस बात पे काम किया, और हमने देखा कि भारत के जितने महापुरुष क्रांतिकारी थे उनका आखिरी वारिस यानी बिरसा मुंडा, जहां देश आके आजाद होता है, जहां देश आके अपने संवैधानिक लोकतंत्र की तरफ आता है, वहां तक के अगर कोई इतिहास सामने आता है तो आप देखते हो कि ये इतिहास बिरसा मुंडा का इतिहास है। ये राघोजी भांगरे का वारसा है, ये तिलका मांझी का वारसा है, ये सिद्धू कान्हू का वारसा है, ये बाबूराव शर्मा का वारसा है, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह का वारसा है, गुंडाधुर का वारसा है, सूबेदार नायक का वारसा है, सामा गोमा डो आंद का वारसा है, उमाजी नाइक का वारसा है, संभाजी महाराज का वारसा है, निश्चित रूप से महात्मा फुले का वारसा है। ये दिखाई देता है, ये इसके पीछे की पूरी विचारधारा है, जितने शहीद है उनकी विचारधाराएं दिखाई देती है। स्वयं बिरसा मुंडा ने बोला था कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने किया है, और जो मेरे पूर्वजों की विचारधारा थी उसी पर मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, उसी विचारधारा पर मुझे विश्वास है। यानी बिरसा मुंडा स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उनके जो पूर्वज है, उनके जो आदिवासी महापुरुष है, तंटे भील हो गया, रेंगा कोरकू हो गए, ये जितने महापुरुष रहे आदिवासियों के, इन महापुरुषों की लड़ाई को आगे ले जाने का काम बिरसा मुंडा ने किया, और इसलिए इन पूरे महापुरुषों की विचारधारा और उस पर बिरसा मुंडा का प्रतिनिधित्व, इन दोनों को देखकर हमने इस विचारधारा को लोगों के सामने परिभाषित करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के सामने परिभाषित करने के लिए बिरसावाद नाम दिया। भारत के शहीद क्रांतिकारियों की का आखिरी वारिस यानी बिरसा मुंडा। अब सवाल यह है कि जो बिरसावाद है, ये बिरसावाद क्या है? साथियों, आज हम बिरसा मुंडा का इतिहास नहीं बताऊंगा, मैं उनके वैचारिक सिद्धांतों पे बात करना चाहता हूं, जिसको इस देश में 120 साल होने के बाद भी पैदा ही नहीं होने दिया गया। दो बातें समझनी पड़ेगी, बिरसा शहीद हो गए, लेकिन उनकी विचारों को पैदा नहीं होने दिए पब्लिक
पब्लिक में, समाज के बीच में। ये दोनों बातें आपको समझनी पड़ेगी। शहीद क्रांतिकारी विचारधारा के आधार पर जिंदा रहते हैं। उनकी विचारधारा तभी जिंदा रहती है, इसका मतलब वो क्रांतिकारी जिंदा है। बिरसा ने बोला था कि आप मेरे को मार लोगे, मेरी विचारधारा को नहीं मार पाओ। ये बहुत प्रबल है, ये हजारों वर्षों से जीवित है और मैं उसका वारिस हूं और मैं पूरी ईमानदारी से उस विचारधारा को लिए काम कर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी उसके लिए निछावर करने को तैयार हूं। ये जो मिशन आप लोग शब्द सुनते हैं, मिशन या बिरसावाद जो सुनते हैं मिशन, ये मिशन वही है जो हजारों सालों से आदिवासी महापुरुष चला रहे थे, हमारे पूर्वज चला रहे थे। ये वही मिशन है जिसको आज आप लोग चला रहे हो। आप किसी नाम से भी चलाइए, आप बिरसा ब्रिगेड के नाम से चलाइए, आदिवासी विचार मंच के नाम से चलाइए, आप जैस बोलिए या और कुछ उसका नाम दे दीजिए, इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन बोल दीजिए या अलग अलग संगठन का आप ये जो बोल रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज ये, इट्स अ मिशन, ये मिशन है। बिरसा मुंडा की विचारधारा का जो लोगों के सामने परिचय देने का जो बीड़ा था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के माध्यम से, बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से पूरे देश में स्वीकार किया गया। साथियों, बिरसा जी तो 25 साल में शहीद हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा पर काम करने के लिए 25 साल लग गए। उनकी विचारधारा को समझने और समझाने के लिए 25 साल लग गए। और 25 साल बाद में आज पूरे देश में जहां जहां मिशन का काम है, वहां वहां बिरसावाद नाम की चीज पर डिस्कशन होने लगता है। साथियों, बिरसावाद यह लड़ने का, जिंदा रहने का और संघर्ष करने का मार्ग है। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ स्ट्रगल एंड वे ऑफ फाइटिंग। उसको दूसरी भाषा में आप बोलेंगे वे ऑफ स्ट्रगल, वे ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ प्रोटेक्शन। आपके संरक्षण का, आपके जीवन का और आपके संघर्ष का मार्ग है बिरसावाद। आदिवासीवाद है, कोई वंश पे आधारित नहीं है, ये कोई जाति पर आधारित नहीं है, ये पूरा नेचुरलिज्म पर है। इंसान को जिंदा रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। बिगर संघर्ष के वो जिंदा भी नहीं रह सकता। आप सांस ले रहे हो, ये भी एक संघर्ष है। आप चल रहे हो, ये भी एक संघर्ष है। आप विचार कर रहे हो, ये भी एक संघर्ष है। बिरसा मुंडा ने बहुत ही सरल शब्दों में एक तत्व ज्ञान शोषित मानव समूह के सामने रखा। वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। शोषितों का कोई धर्म नहीं होता, ये बिरसा मुंडा ने कहा। बहुत आसान तरीका, शोषितों का एक ही धर्म होता है, यानी गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। जीवन की सबसे अच्छी चीज यानी संघर्ष। और इस चीजों को बिरसा मुंडा ने बहुत सरलता से संघर्ष से समाधान की तरफ जाने वाला मार्ग, जो मार्ग संघर्ष से शुरू होता है और समाधान की तरफ जाता है, फिर वहां आपकी मृत्यु हो सकती है या वहां आपको जीवन मिल सकता है। ये दोनों सूरतों में भी आपके हिस्से में एक चीज आती है जिसका नाम है समाधान, और वो मानव की अंतिम आवश्यकता है, किसी भी मानव की। मानव की अंतिम आवश्यकता यानी समाधान, जिसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। आपको मृत्यु का समाधान होना चाहिए, तब जीवन का आपको महत्व समझेगा।
जीवन जी लिए आप और मृत्यु पर आपको समाधान नहीं है, आप अपूर्ण हैं। आप अपूर्ण हो जाते हैं जब आपको किसी भी चीज में समाधान नहीं मिलता। आप अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी जी लेते हो, आप पैदा होते हो, आप कुछ नहीं करते बाकी लोगों के लिए, आपके मन में समाधान नहीं रहता कि मैंने क्या किया। आप अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाते, अपने जीवन की प्रॉपर समीक्षा नहीं कर पाते, सही तरीके से उसकी समीक्षा नहीं कर पाते। उस बात को बहुत ही सरलता से बिरसा मुंडा ने रखा कि आपके जीवन में निरंतर संघर्ष होना चाहिए और वो जीवन का संघर्ष जो है वो समाधान की तरफ जाना चाहिए। तो संघर्ष और भारत के किसी क्रांतिकारी ने नहीं रखा है और विश्व के किसी क्रांतिकारी ने नहीं रखा इतनी सी उम्र में। बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ में अपने पूर्वजों के अवशेष ढूंढने के लिए गए हो, और जब वो अपने पूर्वजों के अवशेष ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने पाया कि टूटी हुई इमारतें हैं, कई सालों से, हजारों सालों से वो चीजें वहां पे पड़ी है। तो उनके साथियों ने बोला बिरसा जी को कि भगवान, इन चीजों का क्या अर्थ है, इन चीजों को खोजने के लिए आप क्यों आए हैं, इनका क्या महत्व है, छोड़ दो इन चीजों को, अब चलो अपन यहां से। तो बिरसा जी ने उनको बताया कि ये आपके होने का अवशेष है, आपके गुलामी के अवशेष है, आपके विध्वंस होने के अवशेष है, आपके हार जाने के अवशेष है। इन अवशेषों को संभाल के रखिए आप। अगर आपके हिस्से में जीत नहीं है और हारी आई है हजारों सालों से, तो इन अवशेषों को संभाल के रखिए। ये अवशेष आप पर होने वाले तमाम अत्याचार, शोषण और दमन का प्रमाण है जो आपको आपके संघर्ष के लिए प्रेरित करेंगे। यानी बिरसा मुंडा ने बताया कि हारे हुए आदमी के पास भी बहुत सारी चीजें होती है। हारे हुए आदमी के पास में अनुभव होता है, हारे हुए आदमी के पास में अंदाज होता है, अनुभव होता है, और वही अनुभव उसको जिंदा रखता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसके सोच को सुरक्षित रखता है, और एक समय आने के बाद में वो उस पर उलगलान करता है। यानी जीते हुए लोगों को, विजयी लोगों को जीवन के सब साधन मिल जाते हैं, ऐसा कहने वालों पर तमाचा है ये बिरसा मुंडा जी का। बिरसा मुंडा जी ने बोले जो जीवन में हारे हुए लोग हैं उनके पास जीते हुए लोगों से ज्यादा सब कुछ है। एक टूटे हुए कौम में, एक कमजोर कौम में, एक निहत्ते कौम में, एक निर्जीव कौम में जीव डालने का, उसमें एनर्जी डालने का, उनको स्फूर्ति पैदा कर देने का, उनमें प्रेरणा खड़ी कर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया। आप देखिए, आप तमाम क्रांतिकारियों का इतिहास देखिए, उनके साथ लड़ने वाले लोग कैसे थे। वो ट्रेन थे, ट्रेनिंग लिए थे और वर्जिश करके तैयार होके वो काम कर रहे थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन में उनके साथ लड़ने वाले लोग तो भूखे थे, कपड़े तक नहीं थे उनको पहनने के लिए। 2-2 दिन भूखे रह के उनके साथ में लड़ाई लड़े हैं, 5-5 दिन पैदल चले, भूखे रह के। वो पहले ही हारे हुए लोग हैं, कमजोर है, मरे हुए लोग हैं, उनको खड़ा कर देना और उनके साथ में उनको लेकर उस संघर्ष को अंजाम देना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है।
ए मैन विदाउट आर्मी, ऐसा बोल सकते हैं बिरसा मुंडा जी को आप। उनका कोई सैनिक, एक रिपोर्ट में बात सामने आई कि बिरसा मुंडा के साथ में मरने वाले लोगों में, लड़ने वाले लोगों में कोई भी सैनिक खाना नहीं खाया था 3 दिन से, भूखे हैं, मरने की कतार में है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, कोई साधन नहीं है, फिर भी लड़ते जा रहे हैं और उनको लड़ने के लिए प्रवृत्त कर दिया गया है। उसमें एनर्जी नहीं है, उसका जो सिस्टम है, जो साइंटिफिक सिस्टम है बॉडी का, वो फेल हो गया है। पेट में अनाज नहीं, पानी नहीं, और 3 दिन से भूखे लोग और फोर्स के सामने, सेना के सामने बंदूकों का सामना कर रहे हैं तीर कमठा से। अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर लड़ रहे हैं। जिसको दिखता नहीं था बूढ़ा, वो व्यक्ति भी लड़ रहा था। धानो 70 साल के बूढ़े से लेकर तो 6 साल के बच्चे ने भी बिरसा मुंडा की लड़ाई में हिस्सा लिया। और वो जोश और उस लड़ाई में अपने आप को विजयी कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना, उसको अंजाम तक पहुंचा देना, ये मैंने जो स्टडी किया है अभी तक के बाकी लड़ाइयों, उसमें बिरसा मुंडा का लड़ाई, बिरसा मुंडा के लड़ने का तरीका, उनके ऑर्गेनाइज करने का तरीका, समाज को संगठित करने का तरीका, लोगों के बीच में जाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, बिरसा मुंडा के साथ रेडीमेड फोर्स नहीं आई। बिरसा मुंडा को तैयार करना पड़ा लोगों को। जिसके पेट में रोटी नहीं है, जो चल नहीं सकता ठीक से, वो सैनिक कैसे बन गया? आप बॉर्डर पे देख रहे हो अभी सैनिकों को, उनको खाने की सुविधा, उनका ट्रेनिंग, उनके लिए सब चीजें अवेलेबल है। बिरसा मुंडा की सेना में थी क्या? बड़ी बात, महिलाएं थी, महिलाएं। इट वॉज एडवांस आर्मी, सोशल आर्मी। अफसोस की बात है कि देश के इतिहासकार इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं। गांधी जी के साथ में महिलाओं ने सहभाग लिया, इस बात का बड़े जोर जोर से प्रचार होता है, लेकिन बिरसा मुंडा ने महिला के हाथ में तीर धनुष देकर एक बंदूक वाले सिपाही के खिलाफ में खड़ा कर दिया उसको संघर्ष करने के लिए। यह बड़ी बात नहीं दिखाई देती है। बिरसा मुंडा का संघर्ष जमींदारों के खिलाफ भी था, पूंजीपति उच्च वर्णियों के भी खिलाफ में था, पुरोहितों के भी खिलाफ में था, उस दमनकारी शोषणकारी यंत्रणा के भी खिलाफ में, उस व्यवस्था के खिलाफ में भी था, और अंग्रेजों के भी खिलाफ में था। मैं बड़ी बात यह मानता हूं कि क्रिश्चियन धर्म लेने के बावजूद बिरसा ने जब संघर्ष की लाइन खड़ी करी, तो बिरसा ने पूरे पूरे अपने कल्चर को रिसर्च किया, अपने संस्कृति की तरफ देखा, हर चीज को समझा। पहले क्रिश्चियन धर्म लिए थे बिरसा ने, उनका ओरिजिनल नाम वहां पर दाऊद था। वो क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक बातों को छोड़ दिया। अपने फादर को, यानी अपने टीचर को, बिरसा मुंडा ने पूछा कि गुलामों का कोई धर्म हो सकता है क्या? मेरे धर्म ग्रहण करने से मेरे लोगों को आजादी मिल सकती है क्या? हमारी जमीन जंगल और उनके शोषण से उनको मुक्ति मिल सकती है क्या? तो उस पादरी के पास में, उनके टीचर के पास में कोई आंसर नहीं था। क्योंकि वो टीचर ने कहा कि मैं
आपका टीचर हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिरसा मुंडा ने बोला कि ठीक है, बात धर्म की है तो उसको रोक देते हैं, लेकिन ईश्वर है तो वो कहीं ना कहीं से हमारी बात को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म छोड़ा। उसके बाद कुछ हिंदू ब्राह्मण साथियों ने उनको वैष्णवी धर्म की तरफ लेके गया। वैष्णवी धर्म को देखने की कोशिश की है। उनको यह बताया गया है कि नहीं, आप ये आपके धर्म है, ये धर्म कांड है, ये कर्म कांड है, इन सब चीजों पर आप ये करो, ये जगन्नाथ भगवान है, ये फलाने ये है, ऐसा उनके सामने हर चीज को रखा गया। बिरसा मुंडा ने एक बात सवाल पूछा कि आपके धर्म ग्रहण करने से या मेरे धर्म ग्रहण करने से हमारे दुश्मन की मानसिकता बदलती है क्या? दुश्मन की मानसिकता बदलती है क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनसे बिरसा मुंडा ने पूछा, लड़ाई के मैदान में धर्म का क्या, ईश्वर का और धर्म का क्या उपयोग है? लड़ाई के मैदान में भक्ति का पाठ पढ़ाओगे आप, मैं तो मेरी लड़ाई तो हार जाऊंगा। यहां भक्ति का मतलब ही संघर्ष है, और संघर्ष का मतलब ही साधना है। वैष्णवी धर्म को भी बिरसा मुंडा ने छोड़ा और फिर अपनी संस्कृति की तरफ गए, आदिवासी संस्कृति की तरफ। और उन्होंने पाया कि संस्कृति में संघर्ष के मूल है, और ये जो संस्कृति है ये निरंतर प्रगतिशील रहती है। इसमें कोई दायरा नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। आप धर्म का ग्रंथ देखते हो, संस्कृति का ग्रंथ नहीं देख सकते। धर्म तो आप कोई भी अपना सकते हो, संस्कृति नहीं अपना सकते। तब बिरसा मुंडा ने बोला कि आदिवासियों को किसी धर्म की जरूरत नहीं है। उनकी संस्कृति इतनी महान है कि जिसमें आदमी से लेकर जानवर से लेकर तो निसर्ग का प्रत्येक चीज का अवशेष है, उसमें उसका उल्लेख है, उसको समाहित किया गया है। इसलिए संघर्ष के मैदान में संस्कृति काम आ सकती है, ऐसा सिद्धांत बिरसा मुंडा ने रखा और अपने लोगों के बीच में गए बिरसा मुंडा। साथियों, एक बात याद में रखिए कि जब बिरसा मुंडा का संघर्ष चल रहा था तब अंग्रेजों की 11 देशों में सत्ता थी, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में जब ये लॉ पास हुआ, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट इस बिरसा के संघर्ष से ही सामने आया। 1898 में, 1898 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट सामने आया, जिसमें प्रावधान किया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी ही क्या, सरकार भी नहीं ले सकती है। अब देखिए, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। याद रखना जरूरी है कि 11 देशों में ब्रिटेन की सत्ता थी, और वो जो हाउस ऑफ कॉमन में पास होता था वो सभी राज्यों में, सभी देशों में लागू होता था। यानी बिरसा के संघर्ष का फायदा 11 देशों के आदिवासियों को हुआ है, लेकिन अफसोस है वहां तक बिरसा नहीं पहुंच पाए। वो समझ नहीं पाए कि क्यों इस तरीके की प्रोविजन की गई है। बिरसा के आंदोलन से आदिवासियों की जमीन के बारे में एक संवेदनशील दृष्टिकोण अंग्रेजों के बीच में आया,
आदिवासी क्षेत्रों पर, जिसको आज आप लोग अनुसूची बोलते हैं, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ये जो आप 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की कंसेप्ट आप जो रखते हैं, वो 5th शेड्यूल की और 6th शेड्यूल की कंसेप्ट बिरसा मुंडा के आंदोलन की देन है। और इस देश का पहला कानून जो अंग्रेजों ने जमीन को लेकर बनाया है, वैसे तो उन्होंने अमेंडमेंट्स करते आए थोड़े 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 थोड़े, लेकिन उसको पूर्ण रूप जो दिया वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से दिया। आप ऐसा बोल सकते हो कि भारत के संविधान की जो शुरुआत है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट से हुई है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? संविधान कानूनों का संग्रह है, बंच ऑफ एक्ट्स, कॉन्सोलिडेशन ऑफ एक्ट्स, जितने कानून है उसका संग्रह यानी संविधान। ये बात समझने लायक है कि संविधान बनाते वक्त जयपाल मुंडा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोगों ने इस बात की वकालत की कि जो कानून उस वक्त बनाया गया था उस कानून को एज इट इज यानी जैसा है वैसी स्वरूप में भारत के संविधान में रखा जाए। जमीन का कानून, जंगल का कानून और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के विशेष अधिकार, ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की जो कंसेप्ट थी, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का पार्ट था। ये बिरसा मुंडा के समय से आ रही चीज थी, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज रखा। ये समझने वाली बात है। ये अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बिरसा मुंडा के आंदोलन को नहीं समझ सकोगे। फिर बिरसा मुंडा आपको एक बिगर कपड़े का आदिवासी व्यक्ति दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। बिरसा मुंडा ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेटर लिखकर, अंग्रेजी में लेटर लिखकर अंग्रेजों से पूछा था, हु आर यू टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अस, सिंस वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस। उस वक्त एबोरिजिनल शब्द का उपयोग बिरसा मुंडा ने किया था। आप कौन होते हो हमसे टैक्स लेने वाले? अगर ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रखूं कि बताइए कोई ऐसा क्रांतिकारी जिसने इस टाइप का लेटर अंग्रेजों को लिखा होगा, ये पूछ लेना उनसे, ये डायलॉग करना हिम्मत वाली बात है। उनसे ये पूछना आप है कौन? आप होते कौन हो हमसे टैक्स लेने वाले? हम इस जमीन के मालिक हैं, हमारे पूर्वजों की लाशें गड़ी है इस जमीन पर। इतना बड़ा सवाल खड़े करके उस लड़ाई को अंजाम देना ये मामूली चीज नहीं थी। इसकी प्रेरणा पूरे देश में गई। अगर कोई ये बोले, मुझसे बोले, तो मैं हंसते हुए नहीं, गंभीरता से बोल दूंगा कि भगत सिंह जी ने भी, शहीद भगत सिंह जी ने भी प्रेरणा बिरसा मुंडा से लिए होंगे। क्योंकि जो क्रांतिकारी बातें बिरसा मुंडा में दिखाई देती है वो भगत सिंह जी के बीच में दिखाई देती है। जो परिवर्तन, समाज परिवर्तन की भावना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में दिखाई देती है वो बिरसा मुंडा के इसमें भी दिखाई देती है। जगन्नाथ के मंदिर का जो केस है और कालाराम मंदिर का जो बाबा साहब का प्रकरण है, ये दोनों हिस्ट्री को देखिए, दोनों इसको देखिए। जगन्नाथ के मंदिर में बिरसा मुंडा ने सुअरों को अंदर डाल दिया क्योंकि वो मर सकते थे तूफान से। सुअरों को अंदर डाल दिया और सुबह में सबसे सवाल पूछा कि ये सूरज अगर किसी से भेदभाव नहीं करता है, ये हवा किसी से भेदभाव नहीं करती है, ये प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है,
और वहां के पंडितों का कहना निकला कि भाई ये सब ऊपर वाले ने बनाया, सूरज को ऊपर वाले ने बनाया, पेड़ को ऊपर वाले ने बनाया, मानव को ऊपर वाले ने बनाया और प्राणी सुअर को भी ऊपर वाले ने बनाया। तो हंसते हंसते बिरसा मुंडा ने मोटे शब्दों में सवाल खड़ा कर दिया उनको कि ये सभी एक ही कारखाने का तो माल है, गोदाउन कैसे अलग अलग है इसके? तो भेदभाव की, जो सामाजिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, इसकी जो पोल बिरसा मुंडा ने खोला है, मैं आपको बताते एक बात याद दिला देता हूं आपको कि बिरसा मुंडा कबीर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके आखिरी के समय में उनके सामने कबीरपंथी लोगों का भी एक बहुत बड़ा समूह उनसे संपर्क में था, जो बिरसा मुंडा को अपना गुरु मानने लग गए थे बाद में। जो ताना भगत का आंदोलन है, आज भी आप सफेद कपड़े पहन के झारखंड के परिवेश में या उड़ीसा में बाकी जगह देख सकते हैं, आसाम में भी है कुछ लोग। ये वो बिरसा मुंडा के ही विचारधारा के प्रभाव में आए हुए लोग हैं, अहिंसावादी लोग। उस वक्त अहिंसा की बात, लोगों में समानता की बात, लोगों के बीच में जाकर उनके सामने सवाल खड़ा करके उनको जागरूक करने वाली बात, ये जो लोगों के साथ में बिरसा जी के जो डायलॉग है, इस पर कोई इतिहास आपके सामने नहीं आता है, लेकिन चर्चेस की बुक्स में इसका उल्लेख आपको मिलेगा, उनके रिकॉर्ड्स, उनके आर्टिकल्स में उल्लेख मिलेगा। बिरसा जी का जो आंदोलन है साथियों, उस आंदोलन से मैं हमेशा, कुछ लोगों ने, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन लिया मेरे ऊपर, मेरे को सवाल पूछे, मैंने खुलेआम उनको खड़े खड़े जवाब दिया हूं, विद एविडेंस जवाब दिया हूं। मैं बड़े दिल से बोला कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पश्चिम बंगाल से जीत के गए, बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से जीत के गए। उनको भंडारा में लोगों ने हरा दिया था, वहां के ओबीसी दलितों ने, आदिवासियों ने भी वोट नहीं किया था, दलितों ने भी वोट नहीं किया बाबा साहब। और वही बाबा साहब आम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीतते हैं। वो इसलिए जीते साथियों क्योंकि तेलंगाना में उस वक्त जबरन जोत का आंदोलन चल रहा था। बाबा साहब ने जमीन के इस आंदोलन को लड़ते वक्त, उसके आंदोलन करते समय बाबा साहब ने ये बात स्वीकार की थी, ने जो जमीन की लड़ाई लड़ी है उसको बाबा साहब ने सबसे बड़ा रिकॉग्निशन दिया है। फर्स्ट मैन, जिनके आंदोलन की वजह से अंग्रेज ये कानून को पारित करने, आप किसी का भी कंपैरिजन बिरसा मुंडा से कर लीजिए, जो उनके आंदोलन से ज्यादा बेनिफिट, जो हिस्सेदारी भारत के लोगों की बड़ी है, वो मामूली हिस्सेदारी नहीं थी, ये बिरसा मुंडा का ही आंदोलन था। इसका बोल कि मैं अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं बिरसा मुंडा। ये बात लोगों के दिमाग में गई, वहां के आदिवासियों ने सुने कि ये तो बिरसा जी के आंदोलन की बात करते हैं बाबा साहब, तो वहां लोगों ने बाबा साहब को वोट किया। कांग्रेस में रहकर, कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने वोट किया, वो जीत के गए, संविधान सभा में पहुंचे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मिला। यह है बिरसावाद। बिरसावाद की वजह से अंबेडकरवाद दिख रहा है अपने को। बिरसावाद इज ए मदर ऑफ अंबेडकरवाद।
बिरसावाद की जमीन पर अम्बेडकरवाद का उदय हुआ है साथ। बाबा साहब को मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं तो उनको तो हराने का लोगों ने प्लानिंग ही करके रखा था। लोगों ने भरोसा किया। जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आखिरी वोट दिया था उस आदमी का भी नाम बिरसा था। इसके एविडेंसेस है। बाबा साहब के जीवन की बहुत सारी घटनाएं, जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने सामाजिक दीक्षा लोगों को दिया, बाबा साहब ने जो दीक्षा लिया उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो, देख सकते हो। और खास करके सत्यशोधक समाज की जो संकल्पना महात्मा फुले जी की थी, उससे जोड़कर आप बिरसा मुंडा के आंदोलन को देख सकते हो। आज जो बताने की बात आप लोगों के सामने है कि नए जनरेशन के सामने बिरसावाद को किस तरीके से रखने की कोशिश। तो बिरसावाद ये नई जनरेशन के लिए भारत के इतिहास को समझने का आईना है। इट्स अ मिरर ऑफ ट्रूथ। आदिवासियों को भारत में समझना है या आदिवासियों के बारे में भारत में समझना है या उनके इतिहास को जानना है, आपको बिगर बिरसावाद के नहीं संभव है। बिरसावाद समझना ही पड़ेगा आपको। स्वतंत्र भारत के इतिहास को भी, कांग्रेस का उदय, कांग्रेस का बेस बिरसा मुंडा की वजह से है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, और उस रामगढ़ के अधिवेशन में गांधी जी वहां पहुंचे। उस वक्त आजादी का आंदोलन चल रहा था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। जब वो गए तो उन्होंने देखा कुछ सफेद कपड़े वाले लोग, और सामने बिरसा जी का नाम। क्या है, आदिवासियों के बीच में जब जाते हैं या उनके में जाते हैं तो उनकी एक अलग भाव थी। धरती आबा, महामानव, क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, ऐसा लोगों ने वहां पर जय घोष कर रहे थे लोग। गांधी जी कंफ्यूज हो गए थे कि ये कितने लोगों के नाम ले रहे हैं। देखो, ये बात थोड़ी समझने वाली है। ये सुनने में थोड़ी अलग लगती है लेकिन समझने में और डिफिकल्ट है कि कितने लोगों के नाम ले रहे हैं। तो एक आदमी खड़ा होता है सादा सा और गांधी जी को बोलता है ये एक ही आदमी का नाम है। गांधी जी अचंभित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि हु इज ही, ये कौन है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, क्या चाहते थे वो। तब लोगों ने बताया उनको कि हमारे गांव में हमारी सरकार, अभी गोंडी में नारा बन गए, मावा नाटे मावा राज, आमच्या गावात आमची सरकार। ये नारा दिखने में छोटा है लेकिन गांधी जी को इंडिपेंडेंसी की, यानी स्वतंत्रता की जो कंसेप्ट है कि स्वतंत्रता का जो आंदोलन है ये किस बेस पे होना चाहिए, वो प्रेरणा गांधी जी को वहां से मिली। तब गांधी जी का जो पहनावा था एक वकील के जैसा था। इतने प्रेरित हो गए बिरसा मुंडा से गांधी जी, आप देख लीजिए गांधी जी उसी वेशभूषा में बैठे रहे। वो बिरसा मुंडा जैसे ही उन्होंने वो कपड़े पहनना शुरू, लंगोटी पहन लिए, वो खादी पहन लिए। मेरे को बताइए कौन सा गुजराती आदमी ये पहनता है? कोई गुजराती आदमी लंगोटी पहनता है क्या? खादी पहनता है क्या? सफेद कपड़े पहनता है क्या? आप ताना भगत के लोगों को देखिए और गांधी जी को देखिए, ये बात का उल्लेख नहीं होता कहीं पर भी। लेकिन गांधी जी को जो प्रेरणा मिली और जो वहां से वो निकले और भारत छोड़ो आंदोलन की जो कंसेप्ट सामने लाई,
और बाकी सब चीजों की जो कंसेप्ट उन्होंने सामने लाई, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन की प्रेरणा थी। वहीं से कांग्रेस नाम की चीज लाइट में आई भारत में, कांग्रेस को वेटेज मिला, मोतीलाल नेहरू को वेटेज मिला, पंडित नेहरू को बाद में वेटेज मिला, इंदिरा गांधी को वेटेज मिला। कांग्रेस की जो फिलॉसफी है वो बिगर बिरसा मुंडा के पूरी नहीं हो सकती, वो गांधी से शुरू नहीं होती, वो बिरसा मुंडा से शुरू होती है। इस देश में आजादी की लड़ाई का जो कंसेप्ट है, चाहे शहरी एरिया में हो या ग्रामीण एरिया में हो, ग्रामीण एरिया में मरने और कटने वाले लोगों का तो उल्लेख भी नहीं है। कितनी बड़ी मात्रा में मरे, जितने वर्ल्ड वॉर में लोग नहीं मरे उतने आदिवासी लोगों ने यहां पर जान गंवाई है अपनी। शोकांतिका है, उनके रिकॉर्ड्स नहीं है, उनके गैजेट्स में नाम नहीं है। आप किसी भी आदिवासी क्रांतिकारी के बारे में पूछ लीजिए, उसका डिटेल इतिहास नहीं है, यहां तक के फोटो नहीं है। बांगरे की उल्टी आपको ओरिजिनल फोटो नहीं मिलेगी, बाबूराव शर्मा की फोटो आपको मिल नहीं रही है। आप इधर जाओ, तिलका मांझी की फोटो नहीं है, एक फोटो सिर्फ टंट्या भील की है। ऐसे इनके ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं है। बाकी लोगों के मिल जाते हैं बराबर, आदिवासियों के रिकॉर्ड नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है, ये आप ही सोचो। मैं यहां जिस बात को रखना चाह रहा हूं आपके सामने, वो बात यह है कि भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन भी गांधी जी से प्रेरित होकर नहीं हुआ है। इसकी लिंक और आगे बढ़ती है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर खुली डिबेट भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं इस पर पूरा देश बात करे। हमको अच्छा लगता है कि आपने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है, हमको उसका कोई विरोध नहीं है, हम मानते हैं, उनको एक्सेप्ट भी किए है। लेकिन जिस राष्ट्रपिता ने जिनसे प्रेरणा ली है, उनके बारे में क्या बोलना है आपका? उनके बारे में क्या व्यूज सामने आते हैं? बिरसा मुंडा का आंदोलन, टंट्या भील का आंदोलन, राघोजी भांगरे का आंदोलन, बाबूराव शर्मा का आंदोलन, तिलका मांझी का आंदोलन, ये आंदोलनों को आप देख लीजिए। मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि देश या राष्ट्र, जिसके राष्ट्र प्रेम की जो भाषा कर रहे हैं, आज देश में दावा कर रहे हैं, जो देश प्रेम की भाषा आदिवासियों के बीच में जाके कर रहे हैं, उनका मेरा उनसे खुला सवाल है, देश जमीन पे खड़ा है या हवा में है? अगर ये देश जमीन पे खड़ा है तो इस जमीन की लड़ाई जिसने लड़ा है उसका नाम का उल्लेख क्यों नहीं होता है? उनके बारे में क्यों नहीं बात करते खुल के? वो लोगों पे आज देशद्रोही की केसेस, जिसका देश है वो देशद्रोही। कुछ बीच में कुछ नालायक किस्म के लोग थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को देशद्रोही, नक्सलवादी ऐसे शब्दों से अलंकृत किया है। आदिवासी महापुरुषों को इस टाइप से इन्होंने अलंकृत करने की कोशिश की है। जो व्यक्ति मत या जो व्यक्ति वो किसी भी संगठन करे, ऐसा आदिवासी महापुरुषों का अपमान करेंगे, हम लोग उनको सबक सिखाए बिगड़ नहीं देंगे। दुख होता है, सच होना चाहिए। जो शहीद होता है उसका कोई धर्म, मजहब, जात नहीं होती है, वो देश के लिए शहीद हुआ है। और उसके साथ भी आप अपनी संक्रमण बुद्धि का उपयोग करते हो, उसके प्रति भी आप द्वेष रखते हो, भेदभाव रखते हो, इससे ज्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं हो सकती। गांधी जी का जो आंदोलन है, जिसको साउथ अफ्रीका में भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनको हर जगह, वो आंदोलन जिनको आज इतना बड़ा नाम गांधी जी का है, गांधी जी ने जिनसे प्रेरणा ली है उनका उल्लेख भी तो नहीं होता है। मेरे भाइयों, बिरसा मुंडा इनका शहीद दिवस केवल शहीद, उनकी विचारधारा पर बात करने वाली बात आज हम लोग करने जा रहे हैं।
साथियों, 11 देश के आदिवासियों को बिरसा मुंडा के आंदोलन का फायदा हुआ है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे विश्व के जितने लोगों ने आदिवासी क्रांतिकारियों पे रिसर्च की है और आखिरी में जब वो बिरसा मुंडा तक पहुंचते हैं और बिरसा मुंडा पे रुक कर वो जब बात करना चाहते हैं तो आदिवासी के संघर्ष को एक नाम देते हैं, लैंग्वेज ऑफ लैंड। जो आदिवासी संघर्ष है उसको लैंग्वेज ऑफ लैंड बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ नेचर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विश्व के बाकी विद्वान बोलते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं आज बिरसा मुंडा पर। बिरसावाद भारत के लोकतंत्र का बेस है। बिरसावाद इस देश में अंबेडकरवाद का बेस है। बिरसावाद गांधीवाद का बेस है और बिरसावाद में ही आपको विकासशील समाजवाद के तत्व दिखाई देते हैं। बिरसावाद एक विचारधारा है भाई। बिरसा किसी व्यक्ति के नाम पर बनी हुई विचारधारा नहीं है। ये भारत के आदिवासी शहीद महापुरुष और इस कौम की जो हजारों साल से अपनी जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ रही है, उस कौम की विचारधारा है बिरसावाद। आने वाली जो जनरेशन है, जब आपको पूछेगी कि आप हमारी विचारधारा क्या थी, हमारा वैचारिक बेस क्या था, इस देश के मूल निवासियों का, आदिवासियों का बेस क्या था, तो उसको सिद्धांत के रूप में आपको रखना आना चाहिए। इसलिए ये आदिवासी विचार मंच बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से बिरसावाद नाम का जो तत्व ज्ञान है पूरे भारत के सामने आज रखा जा रहा है। और आज लोगों को मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं, आदिवासियों का भी कोई वाद है, आदिवासियों का भी कोई तत्व ज्ञान है, उनकी भी कोई आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को वो रखना चाहते हैं। आज साथियों, ये अपनी आखिरी जनरेशन है जो आखिरी जनरेशन के सामने ये आइडियोलॉजी की बात कर रही है। ये हमारी महापुरुषों की विचारधारा का एक सैद्धांतिक रूप हम लोग सबके सामने रख रहे हैं, जिसको बिरसावाद बोलते हैं। साथियों, बिरसा मुंडा की सोच और उनकी मृत्यु, ये दोनों को आप ऐसा जोड़ के देख लीजिए। एक आदमी 24 साल की उम्र में, जवानी में ही अपना सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम पर कुर्बान कर देना चाहता है। ऐसी क्या बात थी इस सोच में कि इसके लिए वो मरने को तैयार हो गए और खुलेआम अपनी मौत को स्वीकार करने की, और खुशी से, फक्र से, अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ कि मैं आदिवासी हूं, मैं मूल निवासी हूं, हम इस जमीन के मालिक है, ये जल जंगल जमीन हमारी है और मुझे गर्व है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बान हो रहा हूं। इतना खुला बात, इतनी खुली स्वीकृति, इतना खुला मन, इतना समाधान, समाज के लिए जीने के लिए नहीं, मरने के लिए समाधान, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने समाज से कुछ नहीं लिया, बावजूद उसके समाज को मरने के लिए, समाज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए, अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार, ये जो फीलिंग्स आई है, ये फीलिंग्स जिस विचारधारा की वजह से आई है, वो विचारधारा की डेप्थ, उसकी गहराई क्या है, ये है बिरसावाद। उसको देखना यानी बिरसावाद, यानी बिरसा मुंडा जी की जो शहादत है वो भी एक सोच है। ये मामूली बात नहीं है। इतनी प्रेरणा कहां से मिली, कहां से आई इतनी ऊर्जा कि मरने के लिए तैयार है लोग, भूखे हैं फिर भी अपने ऊपर गोलियां खाने के लिए तैयार है। किसके लिए? उनकी नजर के सामने अपनी आने वाली जनरेशन थी। ये संघर्ष बाकी लोगों को नहीं करना पड़ा, इसलिए
देश में, जो संघर्ष आदिवासियों को करना। आप उस समाज के नुमाइंदे हो, आपने सोचना चाहिए कि आप आज नौकरी पर हो, किनके भरोसे हो? आप आज पढ़े लिखे हो, किनके भरोसे है, किनकी वजह से, किसने कुर्बानी दिया है, क्या कुर्बानी थी वो, क्या खोया उन्होंने? उन्होंने तो कोई रिजर्वेशन नहीं लिया था, उन्होंने तो कोई नौकरियां नहीं ली थी, उन्होंने तो गोलियां ली। आपने सब कुछ लिया, बावजूद इसके आपका क्या योगदान है? ये प्रश्न हम सब लोगों के सामने है कि हमने सब कुछ लिया है, हमारा क्या योगदान है इस समाज के लिए, इस देश के लिए? और आप भूलो मत, आप इस देश के मालिक हो। इस बात का आभास आपको बिरसा मुंडा ने कराया है। इस बात का आभास कराया है बिरसा मुंडा ने, आप मालिक हो। ये मामूली बात नहीं है। We are the owner of this land. We are the owner of the country. हम इस देश के नागरिक नहीं, मालिक है। ये बहुत बड़ी बात है और ये फीलिंग्स आपको बिरसावाद के माध्यम से ही आएगी, दूसरे किसी तत्व ज्ञान में नहीं मिलेगा। आदिवासियों के मुक्ति के रास्ते मंदिरों से नहीं निकलते हैं। आदिवासियों के जीवन के परिवर्तन के रास्ते मंदिरों से नहीं निकलते। वो आदिवासी शहीद महापुरुषों के घर से, उनकी प्रेरणा से मिलते हैं, उनकी कब्रों से मिलती है। जो प्रेरणा आपको बिरसा मुंडा के, टंट्या भील के, राघोजी भांगरे के, बाबूराव शर्मा के मृत्यु से मिलेंगी, वो प्रेरणा आपको किसी भगवान से भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग धर्म की बातें करते हैं। धार्मिक होने का मतलब क्या है? अगर मेरे को किसी ने बोला कि आप धार्मिक होना चाहते हो क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं धार्मिक नहीं, मैं सामाजिक ईमानदार होना चाहता हूं। धार्मिक होना और सामाजिक तरीके से ईमानदार होना, दोनों में बहुत फर्क है। जब मैं सामाजिक रूप से ईमानदार होता हूं तो मेरे शहीदों के चेहरे, उनकी सब चीजें मेरे सामने आती है, उनकी प्रेरणा मेरे सामने आती है, मेरे को लड़ने का जज्बा मिलता है, मेरे को जिंदा रहने का जज्बा मिलता है। आपका किसी भगवान पे विश्वास होना एक अलग चीज है, लेकिन भगवान का कोई धर्म से संबंध नहीं है। आप अपने आप को, अपने धार्मिक परिचय को क्यों रखते हो? आप अपने सांस्कृतिक सामाजिक परिचय को सामने रखो। मेरे लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने बिरसा मुंडा को बदनाम किया है कि बिरसा मुंडा धर्म ले रहे थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म लिया, उन्होंने हिंदू धर्म ले लिया, उन्होंने ये ले लिया। ऐसा नहीं था। दुनिया का पहला आदमी है जिसने धर्म स्वीकार किया और छोड़ दिया, और समाज के लिए मृत्यु स्वीकार की है। धर्म का त्याग किए और समाज के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अगर हम बिरसा मुंडा के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो हमारे सामने धार्मिक रास्ता नहीं है, सामाजिक रास्ता है, सांस्कृतिक रास्ता है। आप देखिए, किसी भगवान ने आपके लिए कुर्बानी दिया? एक आध भगवान का नाम ले लीजिए जिसने आपके लिए फांसी लगाई होगी। ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम अपने शहीदों की वैल्यूएशन करना भूल गए, उनका मूल्यांकन, उनका सामाजिक मूल्यांकन करना भूल गए। ये समाज जो आप, जिसमें आप खड़े हो, जिसमें आप जी रहे हो, ये केवल इनके भरोसे जिंदा है। ये देश जिसको आप देख रहे हो, ये इनकी देन है। आपके लिए कुर्बानी देने वालों को ही आप भगवान बोलिए। अगर हम ऐसा बोल दें कि भगवान, अगर आप किसी को बोलते हो, जैसे बिरसा मुंडा जी को जीते जी भगवान लोगों ने मान लिया था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मैं जिंदा भी हूं तो समाज के लिए जिंदा हूं, और मरूंगा भी तो समाज के लिए। एक मामला खत्म।
उनके जीवन को नजदीक से समझ लिया था, वो उनको भगवान पुकारना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने बोला था कि भाई मैं आपको जीने का नहीं, लड़ने का और मरने का रास्ता बता रहा हूं। अगर लड़ने की शैली को, जिसको संघर्षशील जीवन बोलते हैं, वो संघर्षशील जीवन ही अगर जीवन है तो उसको स्वीकार कर लो। बिरसा मुंडा की बहुत सारी बातें जो लोगों के बीच में नहीं गई, जो लोगों के बीच में नहीं आई, उन बातों को लोगों के बीच में ले जाने की जवाबदारी एक एक कार्यकर्ता की है, एक एक कैडर की है, मिशन के एक एक आदमी की है। साथियों, इस देश में हर महीने में एक किताब बिरसा मुंडा के नाम पे निकलती है और उसमें अलग अलग टाइप की बातें लिखकर लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन लोगों को कंफ्यूज नहीं, लोगों को कंफर्म करने की जवाबदारी आप लोगों पर है। ये देश का शोकांतिका है कि भ्रमित करने वाली किताबें और साहित्य निकाल के आदिवासियों के बीच में प्रचार करने का भी काम चालू है। कभी बिरसा मुंडा को जनेऊ पहना के दिखा देते हैं, कभी बिरसा मुंडा को प्रार्थना करते हुए दिखा देते हैं, कभी बिरसा मुंडा को क्रिश्चियनों के खिलाफ लड़ते हुए दिखा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे कई अंग्रेज अफसर थे जो बिरसा मुंडा के कायल हो गए थे, उनके अंतिम दर्शन के लिए जेल में मिलने आए उनसे। स्वयं बिरसा जी का शिक्षक जो स्वयं पादरी था, वो बिरसा जी के दर्शन करने के लिए आया। एक विद्यार्थी के अंतिम दर्शन करने के लिए आना मामूली चीज है क्या ये? आप उनके वंशज हो, आप उस आंदोलन के एक सिपाही हो। आज हम लोग जो ये आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश में, ये आंदोलन किसी के खिलाफ में नहीं, इस देश के पक्ष में और इस देश के मूल मालिकों के पक्ष में है। उनकी मुक्ति का आंदोलन है, उनके अधिकारों का आंदोलन है, उनकी पहचान का आंदोलन है, उनके बुनियादी प्रश्नों का आंदोलन है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि बिरसा जी के आंदोलन को आप केवल झारखंड तक के मत देखिए, उड़ीसा तक मत देखिए। बिरसा जी ने झारखंड नहीं मांगा था, उनसे जमीन मांगी थी। मूल बात की बिरसा जी ने आदिवासियों के नाम पर राज्य नहीं, आदिवासियों का राज्य मांगे बिरसा जी ने, आदिवासियों का जमीन मांगे। ये मामूली चीज नहीं थी। इस आंदोलन को समझो, अभी भीलवाड़ा का आंदोलन चल रहा है, इधर गोंडवाना का आंदोलन चल रहा है, उधर मुंडा का आंदोलन चल रहा है, उधर नागालैंड का आंदोलन चल रहा है, उधर संथाल लैंड का आंदोलन चल रहा है, इधर बोडोलैंड का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अपनी जगह थोड़े समय के लिए आपको ठीक दिखते हैं, लेकिन भविष्य के लिए खतरनाक है। आपको मिलके काम करना पड़ेगा, एक जगह आके एक संयुक्त रूप से मांग करनी पड़ेगी। व्यापक मांग की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त रूप से आदिवासियों का एक जगह आना, ये समय की सबसे बड़ी जरूरत है आज। यही बिरसावाद आपको राजनीतिक पैठ बनाने में बहुत काम आएगा। ये एक विचारधारा, एक सिद्धांत लोगों के जीने और लड़ने का बनना चाहिए। ये इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। छोटी छोटी लड़ाइयां लड़के हम बढ़ जाएंगे। हमको दलित भाइयों को भी साथ में लेना पड़ेगा, ओबीसी भाई को भी लेना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा, उनको बिरसावादी समझाना पड़ेगा। और जब बिरसावाद किसी को समझ जाएगा तो वो विरोध नहीं करेगा, वो उसका समर्थन ही करेगा। क्योंकि ये प्रत्येक शोषित, पीड़ित, दुखी
अविकसित, असंगठित मानव समूह के लड़ने का, जीने का और मरने का सिद्धांत है। इसी को बिरसावाद बोलते हैं। आज के दिन हम लोग 120वीं शहीद दिन के उपलक्ष्य में मिशन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के लोगों के बीच में इस बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बिरसावाद पर एक स्पेशल एपिसोड चलाना चाहिए, ऐसा मैं बिरसा ब्रिगेड के और आदिवासी विचार मंच के कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं, क्योंकि बात रखना और बात को समझाना, ये दोनों बातें में फर्क है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों को समझाएं। आज जिस दिन का महत्व है, जिस का आज दिन है, उनके सिद्धांत को आम लोगों के पहुंचाने की चुनौती हमारे सामने है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि एक सीरियल चलाइए, एक डेली लेक्चर चलाइए, लिटरेचर डेवलप कीजिए, राज्यों तक के इस चीज को पहुंचाए। मेरी आज आप लोगों से बातचीत हुई, आप लोगों के बीच में मैं आया, मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखता हूं और मेरी बात को बिल्कुल शॉर्टकट रोकम नहीं करता हूं। पहला सवाल कि आप देखिए, बिरसा जी के मरने के बाद इस देश में धार्मिक आंदोलन पर, धार्मिक राष्ट्रवाद की बात पर आंदोलन शुरू हुए। बिरसा जी के मरने के बाद इस देश में लोगों ने एक अलग संगठन की स्थापना की है। वो कौन है, वो आप देखने का, आप लोगों ने समझना है उसको। और बिरसा जी के आंदोलन के बाद में इस देश में आदिवासियों पे जो हमले हुए हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिकल तरीके से, कानूनी तरीके से और फिजिकल तरीके से भी उन पर हमले हुए हैं। साथियों, हम जब जब अपने महापुरुषों से दूर जाते हैं, तब तब हम कमजोर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने महापुरुष शहीदों के विचारधारा की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हम मजबूत होते हैं। हमको इस बात को समझना पड़ेगा, अपने महापुरुषों का सम्मान करना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को सभी दबे कुचले लोगों तक के पहुंचाना पड़ेगा। यही आज उनके लिए हमारी तरफ से आदरांजलि है, श्रद्धांजलि नहीं, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं। उनका आदरांजलि हमें देना चाहिए। हमारे बीच में, हमारे समाज में, इस शोषित समाज में, इस देश में बिरसा जिंदा है, बिरसा जी की विचारधारा जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ उनको क्रांतिकारी हमारा अभिवादन है। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी। धन्यवाद दादा। आपण बिरसा मुंडा यांच्या विचारांचा आज जो काही अतिशय महत्त्वपूर्ण उल्लेख आमच्या सर्व दर्शकांसमोर केला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपणास जोहार। सुरुवातीला विजय विर्णक सर यांनी आदिवासी विचार मंचाच्या कार्याची अतिशय उल्लेखनीय अशी माहिती सांगितली। आता आपल्यासोबत आहेत काशीनाथ कोरडे सर। हे सरपंच आहेत आणि गावामध्ये नवनवीन प्रयोग करण्यात त्यांचं नाव सगळीकडेच घेतलं जातं। आज बिरसा मुंडा यांचे विचार आपण सर्वांनी ऐकले। हे विचार गावामध्ये घेऊन जाताना नेमकं कोणतं आव्हान आपल्या समोर असणार आहे, याबाबत या ठिकाणी काशीनाथ कोरडे सर हे आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतील। कोरडे सर। कोरडे सर।
विरनक सर, आवाज येतोय? सर मुझे बात करनी है दादा से, एक सवाल पूछना है दादा से। दादा के पास हेडफोन नहीं है। आप अपने विचार रखिए। हाँ हाँ हाँ, बिरसा ठीक मुंडा आहे. यांच्या विचारांवर आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करा. आपलं नेटवर्क गेलं होतं, त्यामुळे आपलं सुरुवातीला राहून गेलं होतं. फिर से एक बार आप सभी लोगों से जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी है। आज के व्याख्यान में, लेक्चर में सतीश दादा ने बिरसावाद समझाया। अंबेडकरवाद से पहले बिरसावाद है, ये अच्छी तरह से समझ में आया। गांधी से भी पहले गांधी है बिरसा, इस बात को भी हम लोग अच्छी तरह से समझ पाए हैं। पर बिरसावाद को हम लोग समाज में, सोसाइटी में, अदर सोसाइटी है जो एससी है, एनटी है, ओबीसी है, इन सब लोगों के बीच में लेकर जाना है हमको। ये दादा ने हमको बताया कि पर हम लोग किस प्रकार से लोगों तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार से लोगों तक ये लेकर जा सकते हैं। तो इसका जो नजरिया है, हर कार्यकर्ता जो मिशन का कार्यकर्ता है, संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन का कार्यकर्ता है, मैं चाहता हूं कि आप सभी कार्यकर्ता अपने वैचारिक प्रबोधन के माध्यम से, जनजागरण के माध्यम से, अन्य कई उपक्रम है, कार्यक्रम है, इनके माध्यम से हम लोग समाज के बीच में जा सकते हैं। बिरसावाद, बिरसा का चरित्र, बिरसा के सिद्धांत, बिरसा के विचार और बिरसा के आदर्श जो हम समझ पाए हैं, वो लोगों तक पहुंचाना है, वो लोगों को समझाना है। क्योंकि दादा ने अभी हमें बताया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं सोसाइटी के, वही लोग ये काम कर सकते हैं, अनपढ़ लोग नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो बिरसा को समझ चुके हैं, बिरसावाद को समझ चुके हैं, बिरसा के विचारों को, आदर्शों को और सिद्धांतों को समझ चुके हैं, यही लोग सोसाइटी में जाकर अपने अपने क्षेत्र में इस विचारों को रख सकते हैं। जैसे बाबा साहब के विचारों को हम लोग सभी लोगों के बीच में रखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग गांधी जी के विचार भी सभी लोगों के बीच में रखते हैं, चाहे वो एनटी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अदर कोई ओपन हो। उसी प्रकार से बिरसावाद को और बिरसा के विचारों को रखना है उनके बीच में। ये कैसे रख सकते हैं? तो हम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग कंपनियों में, कारखानों में, उद्योगों में, या फिर अलग अलग क्षेत्र में नौकरियां करते हैं। तो जहां जहां हम लोग काम करते हैं, वहां वहां हम लोग इस विचार को, इस सोच को रख सकते हैं। तो यही लक्ष्य होना चाहिए। पहले कभी दादा ने एक बार बताया था कि हम लोग पान के ठेले में गए ना, तो भी हमें बात करनी है बिरसा के बारे में। हम लोग चाय के ठेले पे गए ना, तो भी बात करनी है हमें बिरसा के बारे में। हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तब भी हमें बिरसा के बारे में बात करनी है। हम शादी में जाते हैं, हम पूजा पाठ में जाते हैं, जब भी कोई चार मित्र या दोस्त मिलते हैं, जब भी कोई चार बुजुर्ग मिलते हैं, तो उनके बीच में बिरसा के बारे में बात होनी चाहिए, उनकी सोच के बारे में बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इस माध्यम से, इस तरीके से हम बिरसावाद को पूरे भारत भर में उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, और तभी जाके हम लोग बिरसा को न्याय दे सकते हैं और संपूर्ण देश में, सारे देश में बिरसा की प्रतिमा और बिरसा के विचारों को पहुंचा सकते हैं। जी सर। सर, एक प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. सर बोलिए. हा, तर बघा, बिरसा मुंडा यांचे विचार जर समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचवायचे असतील, तर जास्तीत जास्त लेखन साहित्य तयार झालं पाहिजे, असं कमेंटमध्ये एक प्रश्न आपल्या समोर आलेला आहे. तर
बिल्कुल असं बिल्कुल साहित्य तयार होण्यासाठी आपण काही पुढाकार घेणार आहात का येणाऱ्या पुढील काळात? नक्कीच मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि आज बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से और आदिवासी विचार मंच के माध्यम से कई सारे साहित्यिकों का नव साहित्यिक है, उदयोन्मुख साहित्यिक है जिनका जन्म हुआ है। मतलब उनके भीतर की एक प्रतिभा थी, उनको एक मंच नहीं मिला था, आज उनको मंच मिला है, उनको सोसाइटी मिली है, उनको समाज मिला है और पढ़े लिखे लोग भी मिले हैं। तो मैं चाहता हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इस साहित्य का निर्माण करें। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि राजू ठोकर सर, संतोष मुठे सर, कृष्णकांत भोजने सर, राजेश कोकने सर, विजय विरनक सर, शशिकांत करवंदे सर, उद्धव रोंगटे सर, ये जैसे उदयोन्मुख लोग ये बीच में 5-6 साल में एक साहित्यिक के रूप में उभर आए हैं। इन्होंने आदिवासी संस्कृति के बारे में, आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में लेखन किया है, वो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मिशन वाले जो लोग हैं और मिशन के अलावा जो भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग हमारे क्रांतिकारियों के बारे में लिखे। जैसे कि पीसी झांबाड़े सर एक साहित्यिक है, हमारे ज्येष्ठ साहित्यिक है, उन्होंने राघोजी भांगरों को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाने का काम किया है। उसी प्रकार से हमारे अंदर के प्रतिभा को बाहर लाना है और हमारे खुद के सोसाइटी के जो महापुरुष है उनको समाज के सामने रखना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग आगे आए और उस साहित्य को निर्माण करें। सर जी। हा, धन्यवाद सर. आज या ठिकाणी बिरसा मुंडा यांच्याविषयीचे वेगवेगळे विचार आपल्या सर्वांसमोर मांडण्याचं काम सतीश दादा पेंदाम यांनी या ठिकाणी केलं. त्याला सोबत दिले विजय विरनक सर. आपल्याला काशीनाथ कोरडे सरांचे विचार ऐकायचे होते, परंतु नेटवर्कमुळे ते काय आपल्याला शक्य झालेले नाहीत. सेल्फ रिस्पेक्ट मुवमेंटच्या माध्यमातून सतीश दादा पेंदाम यांचं कार्य, तसेच बिरसा ब्रिगेडच्या माध्यमातून त्यांचं कार्य असंच चालत राहो ही मी त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आदिवासी विचार मंचच्या वतीने. व आजचं आपलं हे फेसबुक लाईव्ह या ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो. सर्वांना धन्यवाद. जोहार. जय आदिवासी. जय आदिवासी.